असफलता से निराश होकर पीछे हट गए लोगों को यह पता ही नहीं था कि वो सफलता के कितने करीब थे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लगातार प्रयास करते रहें, लगातार एफर्ट्स डालते रहें। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, इस सीरीज में जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे उन सभी में हम मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं नीट 2023 में पूछे जाने के। मतलब नीट एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, हम उनको कवर करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक एक बार, एटलीस्ट एक एक बार चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ चुके हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और अगर मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं भी है लेकिन जस्ट एक बार आपने थ्योरी पढ़ी है, फॉर्मूले आपको याद है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक काम करना है बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके सामने आते हैं, आप लगातार वीडियो मत देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करना है, जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है? और अटेम्प्ट करने के बाद चाहे आपका आंसर आए या ना आए, फिर आप वीडियो देखिए कि मैंने उसको कैसे सॉल्व किया है। अगर आपका मान लीजिए आंसर आ जाता है तो आपको बच्चों हो सकता है कोई दूसरा मेथड पता चल जाए जिससे आपने सॉल्व ना किया और मैंने सॉल्व किया हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट होगा आपको। और अगर मान लीजिए आपका आंसर नहीं भी आता है तो आप जब ये देखेंगे कि मैं उसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि भाई हम इस जगह पर मिस्टेक कर रहे थे, ये चीज हमें एग्जाम में नहीं करनी है। और बच्चों, आप तो जानते ही हो कि अगर हम एग्जाम से लगभग 30-40 डेज पहले, ठीक है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो काफी ज्यादा चांसेस है वो चीज आपके दिमाग में रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है इस समय कि छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव कर पाए, जो गलतियां अभी आप कर रहे हैं उनको सही कर पाए। बात समझ में आ गई? तो बच्चों, यहां पर बहुत ध्यान से पहला क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर देखिए मैं उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टिकल आपको गिवन है और ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया गया है। आपको बोला गया है कि जहां से पार्टिकल को हमने थ्रो किया है वहां से 8√3 डिस्टेंस पर एक दीवार है, एक वॉल है, ठीक है? और ये पार्टिकल उस वॉल पर हिट करता है तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर वो हिट कर रहा है, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा सामने देखिए। बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये देखिए, ये तो बच्चों ग्राउंड हो गई, ठीक है? और यहां पर ये अपनी दीवार हो गई, ठीक है? अब बच्चों क्या करना है, यहां पर बोला गया एक पार्टिकल ले लो, भाई पार्टिकल हो गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पर आप उसको थ्रो कर दो। और बच्चों, ये पार्टिकल इस तरह से जाएगा तो यहां पर कहीं इस दीवार को हिट करेगा। ये दीवार 8√3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो आपसे पूछा है भाई कितनी हाइट पर, तो मैंने मान लिया y हाइट पर, आप चाहो तो उसको h मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है? हिट करता है, हमें ये डिस्टेंस y फाइंड करनी है। बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? जरा देखो अप्रोच क्या होगी। बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, सबसे पहले आप ये देखो आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है? हमें y फाइंड करना है। और y अगर ध्यान से देखो तो वर्टिकल की बात चल रही है, वर्टिकल की बात चल रही है, तो अपने को क्या करना है, सीधा सा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे, वो भी बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करेंगे बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ है, ध्यान देना, वर्टिकल में कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो वर्टिकल में बच्चों ये y डिस्प्लेस हुआ है, तो यहां तो आ गया y। अब हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए वर्टिकल में। तो बच्चों, वर्टिकल में अगर हम देखें इनिशियल वेलोसिटी तो 20 का कंपोनेंट होगा और ये होगा 20 sin 30, ठीक है ना? 20 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 20 sin 30, तो बच्चों कितना हो गया ये 10, तो यहां पर आपने लिख दिया 10। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है वो हमें नहीं पता, तो बच्चों आप उसको ऐसे t लिख दो अभी। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करें, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में इसको अप्लाई किया है,
मतलब मेरे लिए अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है, और आपको पता है जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है जी वो डाउनवर्ड में है, तो यहां पर बच्चों माइनस जी आएगा और साथ में टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? वेलोसिटी ऊपर थी तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नीचे तो नेगेटिव। अब ये लिखते ही अपने को समझ में आ गया कि जब तक टी नहीं मिलेगा बच्चों वाई नहीं आएगा। अब टी के लिए क्या करोगे वो देखो। तो बच्चों टी के लिए हॉरिजॉन्टल में एक इंफॉर्मेशन दी है। हॉरिजॉन्टल में क्या इंफॉर्मेशन है बच्चों, ध्यान से समझना। अगर मैं वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं तो वो आएगा 20 cos 30, यानी बच्चों ये हो गया 10√3, और हॉरिजॉन्टल में चला कितना है 8√3। तो बच्चों यहां पर क्या आप ये फाइंड कर सकते हो कि इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगेगा? बिल्कुल फाइंड कर सकते हो बच्चों। टाइम क्या आएगा? तो डिस्टेंस कितनी है 8√3, स्पीड कितनी है 10√3, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। √3 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर दो, तो बच्चों ये 4 ये 5 हो गया। अब आप ये यहां पर पुट कर दो, ठीक है, टाइम की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। चलो सॉल्व करते हैं आगे। तो बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये तो हो गया 10, ये कितना हो गया 0.8, तो बच्चों ये तो हो गया 8 माइनस हाफ, ठीक है, जी की वैल्यू आप 10 ले लो। अच्छा टी स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 64/100, ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये देखो नीचे 10 आ गया, ये 32 आ गया, मतलब 8 माइनस 3.2, ठीक है। तो बच्चों यहां पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ये आपके पास कितना आ जाएगा 4.8, ठीक है, मीटर। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो इसका सेकंड ऑप्शन क्लियर कट दिखाई दे रहा है, सही है, ठीक है। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, तो आपको अप्रोच बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आता है तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपको y वहां पर गिवन हो और x पूछ लिया जाए, ठीक है, बात समझ में, ये y और x दोनों गिवन हो, टाइम पूछ लिया जाए, किसी भी तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको बेसिक बेसिक चीजों पे बहुत अच्छे से काम करना है, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है वो यूनिट एंड डायमेंशन पर बेस्ड है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन देखो यहां पर बच्चों, यहां पर जो P है, ठीक है, वो आपको गिवन है P0 e⁻ माइनस अल्फा टी डिवाइडेड बाय x प्लस बीटा। अच्छा एक बात ध्यान से समझना बच्चों, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है P क्या, और हमें जरूरत भी नहीं है P को जानने की। एक चीज समझो, आगे क्या लिखा है बच्चों, T यहां पर टाइम है और x यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले इस चीज पर ध्यान दो बच्चों, कहीं भी t की जरूरत पड़ेगी तो t हमारे लिए क्या है, टाइम है, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल T, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। और x बच्चों यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, और जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l। अब आगे देखो यहां पर क्या लिखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, मतलब किसके इक्वल होगा या किसके साथ आप उसको रिलेट कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा। अब एक दो बातें बच्चों मैं आपको बताऊंगा यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। सबसे पहले जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड की जाती है या सब्ट्रैक्ट की जाती है, जैसे मान लो ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, आप उनको ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वहां पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों सेम डायमेंशन के होने चाहिए। जैसे लेंथ को लेंथ के साथ ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो लेंथ को मास के साथ ऐड कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी दो क्वांटिटीज अगर ऐड की जा रही हैं, सब्ट्रैक्ट की जा रही हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों वो सेम डायमेंशन के होने जरूरी है। अब जरा यहां पर आओ, आप ध्यान से देखो एक्स और बीटा ऐड हो रहे हैं, ये देखो एक्स और बीटा ऐड किए जा रहे हैं। तो यार एक बात समझो बच्चों, अगर एक्स और बीटा ऐड हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो एक्स अगर लेंथ है, एक्स अगर लेंथ है तो यार बीटा भी तो लेंथ होगा। अगर x लेंथ है तो बीटा भी तो लेंथ होगा, नहीं तो ऐड नहीं हो सकते थे। एक तो बच्चों ये बात समझ में आती है। दूसरा देखो यहां पर, अब अल्फा की बात करते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये जो एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट मतलब किसी की भी जो पावर होती है बच्चों, पावर वो डायमेंशनलेस होती है, याद रखो। जैसे e⁻ समथिंग, तो जो समथिंग है जो e की पावर में आ रहा है वो पावर हमेशा डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। मतलब ये कि बच्चों अल्फा टी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बीटा, ये क्या है, पावर में आ रहा है, तो
तो ये क्या होगा बच्चों, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन लेस होगा। अब जरा एक चीज समझो बच्चों, आप समझो जरा, ये बीटा क्या था, लेंथ, एक्स भी क्या है, लेंथ। तो ये लेंथ लेंथ ऐड करोगे तो भी हमें क्या मिलेगा बच्चों, लेंथ। और बच्चों टी यहां पर क्या है, टाइम, ये हो गया टी। अब जरा समझो बच्चों, अल्फा के साथ जरा ध्यान देना, क्या है, ऊपर तो टी है, ये लेंथ को ऊपर ले जाओगे, या आप चाहो तो उसको जैसे भी चाहो ऐसे कर दो भाई, अल्फा तो लिखा ही है, और ये टी अपॉन एल, तो ये ऐसे लिख सकते हो। और बच्चों ये हम कह रहे हैं डायमेंशन लेस है, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अगर ये पूरा डायमेंशन लेस है, तो अगर ये चीज टाइम अपॉन लेंथ है, तो बच्चों ये लेंथ अपॉन टाइम नहीं होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल होगा, लेंथ से लेंथ कैंसिल, टी से टी कैंसिल, डायमेंशन लेस आ गया। अगर ये टाइम अपॉन लेंथ है तो ये लेंथ अपॉन टाइम होगा, तो अल्फा मिल गया आपको। अब हमसे क्या पूछा है बच्चों, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, तो चलो भैया अल्फा स्क्वायर करो बच्चों, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर, और बीटा हमारे पास क्या था बच्चों, लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या आ गया, सॉरी केवल लेंथ है, बीटा अपने पास बच्चों क्या है, लेंथ, तो ये आपको क्या मिल गया, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। जरा सोचो बच्चों, एक तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखा है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो बच्चों अपना जो यहां पर आंसर जाएगा वो जाएगा एक्सेलरेशन। तो अगर आपने यही आंसर फाइंड किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ी बहुत एरर हो गई है तो आप जरा अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है बच्चों, यहां पर एक रॉकेट आपको गिवन है, ठीक है, और ये जो रॉकेट है उसका मास आपको कितना गिवन है, 30,000 kg, ठीक है, और बोल रहे हैं इसका जो इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन है वो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पूछा है इनिशियल फोर्स ड्यू टू इजेक्टिंग फ्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चों जैसे मान लीजिए रॉकेट है, तो आपको पता है कि जब फ्यूल बर्न होगा तो गैसेस इजेक्ट होंगी, और जब गैसेस पीछे की ओर इजेक्ट होंगी तो उसको आगे की ओर मतलब अपर डायरेक्शन में एक थ्रस्ट देंगी, एक फोर्स देंगी, और उसी फोर्स की वजह से वो ऊपर उठ पाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले रॉकेट पर लगने वाले फोर्सेस को देखो। जैसे बच्चों ये फोर्स, ये रॉकेट हो गया अपने पास, सोचो ये जो गैसेस पीछे की ओर रिजेक्ट हो रही हैं वो इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगी, अपर डायरेक्शन में। तो मान लीजिए फोर्स हो गया F, और बच्चों mg इस पर किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बोला गया ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन आपको बच्चों यहां पर गिवन है। यार सीधी सी बात है, कई बार बच्चे इस तरह के क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि ये रॉकेट का क्वेश्चन है, इजेक्शन हो रहा है। बच्चों कुछ नहीं है, सिंपल सा आप समझो, आपको फोर्सेस पता है, एक्सेलरेशन पता है, F इज इक्वल टू ma लगा दो भाई। आप यहां पर सीधा सीधा क्या लगा दो कि जो भी इस रॉकेट पर नेट फोर्स है वो ma के बराबर होगा। अब जरा बताओ, अगर ये अपवर्ड में एक्सेलरेट हो रहा है तो नेट फोर्स किधर होगा, अपर डायरेक्शन में, यानी बच्चों ये आ गया F माइनस mg, और ये किसके इक्वल हो गया ma। तो यहां से बच्चों F कितना आ गया, m ब्रैकेट में g प्लस a। बस यही तो पूछा है कि जो गैसेस रिजेक्ट हो रही है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगी। अब आप एक काम करो, इसमें वैल्यू पुट करो। तो बच्चों यहां पर मास कितना है 30,000, g की वैल्यू 9.8, और बच्चों a की वैल्यू 4.9, बस सीधा सा। अब आपको इसको बच्चों सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 441 किलो न्यूटन, मतलब कि 441 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन। जब आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। किलो मतलब 10 पावर 3। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। कई बार बच्चों क्या होता है ना कि क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि कुछ और है, और जब सॉल्व करते हैं तो बड़ी बेसिक सी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्ली क्वेश्चन को रीड जरूर करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। ये भी बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक बॉडी है मास m की, आपने फ्रिक्शन में ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन कई बच्चों का इसमें मिसकंसेप्शन होता है, तो वो जरा देख लेना। बच्चों यहां पर एक बॉडी है जिसका मास है m, और ये एक रफ सरफेस पर रखी हुई है, और आपको पता है कि बॉडी और रफ सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, तो वो आपको यहां पर म्यू गिवन है।
बच्चों आपको ये बोला जा रहा है कि इस बॉडी पर, ध्यान से सुनना, इस बॉडी पर कम से कम कितना फोर्स हम एक्सर्ट करें कि ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करे। यानी जो बॉडी रेस्ट में रखी हुई है उस बॉडी पर हम कम से कम कितना फोर्स एक्सर्ट करें जिससे ये मूव कर जाए। ठीक है, क्या बोला गया, मिनिमम कितना फोर्स एक्सर्ट करें। अब आपको इसको पढ़ के एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर डायरेक्शन तो गिवन ही नहीं है, हम फोर्स हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करें कि कुछ एंगल पे अप्लाई करें, ये तो गिवन ही नहीं है। ज्यादातर बच्चे इसमें जैसे ही देखते हैं कि फोर्स पूछा गया है वो क्या करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हैं और बस वहीं पर उनसे गलती हो जाती है। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में करना क्या है अपने को, हमें नहीं पता कि किस एंगल पे फोर्स एक्सर्ट करने पर हमें कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो आपको इसमें एक छोटा सा काम करना है कि आपको किसी एंगल पे फोर्स एक्सर्ट करना है। बच्चों जब नहीं पता है तो आप मान लो कि थीटा एंगल पे हमने फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, और बच्चों जब आपने थीटा एंगल पे फोर्स एक्सर्ट किया तो कंडीशन क्या है कि भाई बॉडी चलनी चाहिए, मूव करनी चाहिए। ठीक है, तो जरा सोचो, मैं इस फोर्स के कंपोनेंट कर देता हूं। बच्चों फोर्स का एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, एफ कॉस थीटा, ऊपर की ओर कितना आएगा, एफ साइन थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों इस पर एक फोर्स होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा n। और जरा सोचो जब ये फोर्स का जो एफ कॉस थीटा है, बच्चों एफ कॉस थीटा क्या चाहता है, बॉडी को चलाना, तो उसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। और ध्यान से सुनो, जब तक एफ कॉस थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी तब तक बॉडी नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक कोशिश करेगा बॉडी को होल्ड करने की, रोकने की, रिलेटिव मोशन को बनाने की। बात समझ में आ रही है, मतलब रिलेटिव मोशन ना हो ऐसा कोशिश करता है फ्रिक्शन। और जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो क्या कोशिश कर रहा है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए। और रिलेटिव बिना सोचो तो इतना तो सोच ही लो यहां पर कि सरफेस रुकी हुई है। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि बॉडी ना चले, और एफ कॉस थीटा क्या चाहता है, बॉडी चलना स्टार्ट कर दे। तो बॉडी तभी चलेगी जब आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर जाओ, तब बॉडी चलेगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बॉडी ये तभी चलेगी जब पीछे की ओर लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को आप एक्सीड कर जाओ। यानी कि बच्चों ध्यान देना, एफ कॉस थीटा की वैल्यू जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर नहीं होगी, यानी कि म्यू एस इंटू एन से ज्यादा नहीं होगी, तब तक ये बॉडी नहीं चलेगी। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा कम से कम कितना एक्सर्ट करोगे, तो हम एक काम करते हैं, हम इक्वलिटी पे एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि चलो इसके साथ इक्वल करके देख लेते हैं, अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा लगाएंगे तो बॉडी चल देगी। सही है, तो चलो देखो यहां पर, तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार इक्वलिटी पे सॉल्व कर लेते हैं। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। बच्चों यहां पर देखो एन कैसे निकालोगे, कई बार बच्चे जल्दबाजी में एन इज इक्वल टू एमजी कर देते हैं, यहां मत करना, क्योंकि बच्चों एन के साथ यहां पर इस बार एफ साइन थीटा भी आ गया है, तो वो एमजी के साथ इक्वेट हो रहा है। तो एन यहां पर कितना आ जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा। बच्चों यहां पर देखा नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। कभी भी आप बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको चलाना आसान हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है वहां पर। चलिए देखिए आगे बच्चों, n कितना है, तो ये हो गया mg माइनस एफ साइन थीटा। अब बहुत ध्यान से देखना यहां पर, यहां से आप पहले f फाइंड करो, तो बच्चों f आपको मिल जाएगा म्यू mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है ना, एक तो ये f आ गया। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो f आया है वो क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आप थीटा एंगल पर फोर्स एक्सर्ट करते हो, अगर आप थीटा एंगल पे फोर्स एक्सर्ट करते हो तो कम से कम इतना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इससे ज्यादा, तभी बॉडी चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, एक तो ये बात समझ में आ गई। इससे क्या समझ में आता है कि अगर मैं इस एंगल पे फोर्स एक्सर्ट करूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट करूं या अलग अलग एंगल पे फोर्स एक्सर्ट करूं, तो अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 0 डिग्री पे फोर्स एक्सर्ट करूं मतलब हॉरिजॉन्टल, तो मुझे अलग फोर्स एक्सर्ट करना है। मैं 30 डिग्री पे लगाऊं तो अलग फोर्स एक्सर्ट करना है, 45 पे अलग फोर्स है, 60 पर अलग फोर्स है। तो बच्चों कोई तो ऐसा एंगल होगा जिस पर सबसे कम फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हमारा दिमाग किधर चला गया कि भाई थीटा की वो वैल्यू बताओ जिस पर फोर्स कम से कम एक्सर्ट करना पड़े। थीटा की वो वैल्यू बताओ जिस पे कम से कम फोर्स एक्सर्ट करना पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों, आप जरा सोचो, अगर इस एफ को मिनिमम करना चाहते हो तो बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है क्या वो मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा वाला टर्म नीचे ही आ रहा है।
तो नीचे वाला टर्म जितना ज्यादा होगा एफ उतना कम से कम होगा। अब नीचे वाली चीज को मैक्सिमम करने के लिए बच्चों मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए बच्चों, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे। एक एक स्टेप समझते चलना। बताओ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और बच्चों साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इसको 0 कर दिया। तो बच्चों यहां से अगर आप देखो तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई म्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि बच्चों अगर थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू हो जाए, मतलब कि अगर आप बच्चों हॉरिजॉन्टल से टेन इनवर्स म्यू पर फोर्स लगाओगे तो आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने एंगल पे फोर्स लगाएं कि मिनिमम फोर्स लगाना पड़े। तो ध्यान रखना टेन इनवर्स म्यू, हॉरिजॉन्टल से टेन इनवर्स म्यू एंगल पे फोर्स लगाओगे तो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा और बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, एक चीज और सुनो बच्चों, अगर टेन थीटा म्यू आ रहा है तो जरा एक ट्रायंगल ऐसे बनाओ। ठीक है, और सुनो, अगर ये थीटा है तो ये म्यू हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दो तो बच्चों एफ मिनिमम आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए एफ मिनिमम क्या आएगा, देखो क्या लिखा है बच्चों, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, बताओ कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया। और साइन थीटा बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर, नीचे रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो एक 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बच्चों ये रिजल्ट भी सबको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए एग्जाम तक। दो बातें याद रखनी इसमें, पहला, अगर हॉरिजॉन्टल से टेन इनवर्स म्यू पर फोर्स लगाओगे तो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, और कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी कि बच्चों हमारा जो आंसर जाएगा वो सी ऑप्शन जाएगा, म्यू एम जी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बात समझ में आ गई? एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रोसेस कर लीजिए पूरा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, एक दो बार इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगेन एक और शानदार क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन आपने देख रखे होंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों। यहां पर अगर आप देखो तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, मतलब यहां तक तो स्मूथ ट्रैक आया है, उसके बाद स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है। ये वाला जो पार्ट है वो सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस आपको आर गिवन है। हमने क्या किया बच्चों, यहां पर रेडियस इसकी आर है और हाइट हमने 5 आर रखी है, यानी रेडियस का 5 गुना। तो 5 आर हाइट से एक बॉडी को रेस्ट से रिलीज कर दिया है। अब आपको पता है वो इस तरीके से मूव करते 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 यहां पर आगे जाएगी। ठीक, ध्यान से देखो क्या पूछा है बच्चों, हमसे पूछा है जब ये बॉडी इस तरह से मोशन करते हुए और ये बॉडी जब पॉइंट पी पर पहुंचेगी कहां पहुंचेगी, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जब यहां आएगी। तो जब ये पॉइंट पी पर पहुंचेगी तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, ध्यान से देखना क्या बच्चों यहां पर लिखा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा जब ये पॉइंट पी पर पहुंचेगी। एक बार एक खुद से जरूर ट्राई कर लो बच्चों। ठीक है, जब ये बॉडी पॉइंट पी पर पहुंचेगी तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। पहले मैं आपको थोड़ा रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताता हूं, उसके बाद फिर मैं इधर आऊंगा। जरा समझिएगा बच्चों, यहां पर जब ये बॉडी पॉइंट पी पर पहुंची है, जरा ध्यान से देखो इधर, जब ये बॉडी पॉइंट पी पर पहुंची है इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, v। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसका सेंटर बच्चों, इस सर्कल का सेंटर यहां पर कहीं होगा। आपको पता है कोई भी बॉडी अगर सर्कल पे चल रही है तो उसका एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स दी सेंटर। कोई भी बॉडी बच्चों अगर सर्कल पे चल रही तो उसका एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स दी सेंटर। तो इसका एक्सेलरेशन होगा बच्चों टुवर्ड्स दी सेंटर, और वो होता है वी स्क्वायर बाय आर। यानी इसका जो AC होगा वो होगा बच्चों वी स्क्वायर बाय आर। ठीक, और मैं क्या बोल रहा हूं अगर बच्चों टुवर्ड्स दी सेंटर एक्सेलरेशन है तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। भाई F इज इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स की वैल्यू वही होगी जो m इंटू ए की वैल्यू है। यानी कि बच्चों अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तो हो गई बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात। और क्योंकि ट्रैक स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन तो होगा नहीं, तो वर्टिकल में बच्चों एक फोर्स होगा वो mg होगा। बच्चों ये पॉइंट बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में बच्चे बस ये m इंटू ए सी बस यही करके आ जाते एग्जाम में। मैंने आपसे क्या पूछा है, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स में दोनों फोर्सेस आएंगे, जो हॉरिजॉन्टल में और जो वर्टिकल में है।
तो हॉरिजॉन्टल में तो बच्चों m इंटू AC से काम चल जाएगा, लेकिन वर्टिकल में जो mg है वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो बताइए अगर मैं यहां पर नेट फोर्स लिखता हूं तो बच्चों नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ mg का स्क्वायर मतलब वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर और m इंटू AC का स्क्वायर, यही तो होगा। बात समझ में आ गई। अब चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं बच्चों, AC फाइंड करते हैं क्योंकि सारा खेल AC पे। AC किस पे, v स्क्वायर बाय आर। वो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है बच्चों, एक चीज आपने पढ़ी होगी, एनर्जी कंजर्वेशन। और बच्चों इस एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके आप AC फाइंड कर सकते हो। ध्यान से देखो कैसे जरा सोचो बच्चों, इनिशियली ये जो बॉडी है वो किस लेवल पे थी, 5r, और फाइनली ये बॉडी किस लेवल पर है, तो आप कहोगे सर ग्राउंड से r डिस्टेंस पर है, रेडियस के बराबर। तो ये बताओ वर्टिकली नीचे कितना आई है, ये 4r। भाई वर्टिकली कितना नीचे आई, 4r। तो जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो कितने से रिड्यूस हो गई, mg4r। ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh कितने से डिक्रीज हुई, mg4r। और बच्चों जितना ग्रेविटेशनल एनर्जी डिक्रीज की है, काइनेटिक एनर्जी उतना ही इंक्रीज करेगी सही है ना। बॉडी के नीचे आने से ग्रेविटेशनल एनर्जी जितना डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक उतना ही इंक्रीज करेगी। तो बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां से v स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8g। और बच्चों v स्क्वायर बाय आर मतलब AC मिल गया। इसका मतलब बच्चों यहां पर ये हो गया कि 8g आ गया। अब ध्यान से देखो नेट फोर्स कितना आएगा, क्या था बच्चों यहां पर, ये तो mg का स्क्वायर था और ये हो गया m इंटू 8g का स्क्वायर। तो 8g ऐसे लिख दो, इसका स्क्वायर। तो बच्चों mg तो बाहर कर लो, अंदर आ जाएगा 1 + 8 स्क्वायर मतलब 64। तो ये हो गया mg इंटू रूट 65। तो बच्चों आंसर अगर आप देखो तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमारा आंसर है mg रूट z। तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 65। बात समझ में आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ज्यादातर बच्चों यहां पर गलती होने के चांस कहां पर है, जल्दबाजी में। ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं आते, जल्दबाजी में कई बार बच्चे क्या करते, इस पॉइंट पर बस mv स्क्वायर बाय आर निकाला, उसी को फोर्स मान लिया। बाद में आके पता चलता है कि रिजल्टेंट फोर्स पूछा था, उसमें mg को हम देखना ही भूल गए। तो ये चीज बच्चों आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब बच्चों यहां पर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पहले अच्छे से रीड कर लो। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर एस्केप वेलोसिटी पर आपसे बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें बोला है कि भाई उस प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी बताइए जिसकी डेंसिटी वही है जो अर्थ की डेंसिटी है, लेकिन रेडियस अर्थ की रेडियस का डबल है। अब मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एस्केप वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला आपने किसी भी प्लेनेट की सरफेस से अगर आप थ्रो कर रहे हो तो एस्केप वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड है, √2gm डिवाइडेड बाय रेडियस। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। m यहां बच्चों क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, और r यहां पर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अब ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन मास और रेडियस पे खेला जाता है, जैसे मान लो आपसे बोले कि कोई प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के मास का इतने टाइम से, रेडियस इतने टाइम से, तो मास और रेडियस पे खेलता तो हम बच्चों सीधे सीधे यहां पर लगा देते। देखो बच्चों यहां पर हम सीधे सीधे यूज कर लेते एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू √m/r, ठीक है। इसमें हमें बच्चों कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत ये बच्चों कि क्वेश्चन में कहीं भी मास या रेडियस नहीं है, मास की बात नहीं की जा रही, बात किसकी की जा रही बच्चों, डेंसिटी और रेडियस की बात की जा रही है। तो इसका मतलब हमें इस फॉर्मूले को डेंसिटी में कन्वर्ट करना होगा, और ये तो बहुत आसान है। देखो कैसे बच्चों, एस्केप वेलोसिटी देखो क्या लिख सकते हो, √2g। अब बताओ बच्चों, अगर हम किसी भी प्लेनेट को स्फेरिकल मानते हैं तो उसका जो मास है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है बच्चों, 4/3πr³ डिवाइडेड बाय r। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो क्या आ रहा है, r और ऊपर r³, तो r² बचेगा। तो यहां से अगर आप देखो तो एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और यहां पर r², या फिर आप कह सकते हो r√ρ। बात समझ में आई। तो इस तरह से आपको खेलना, अगर डेंसिटी और r दिया हो तो फिर इस तरह से दिमाग आपका काम करना चाहिए। अब यहां तो बच्चों इन्होंने बोला है कि डेंसिटी सेम है, अगर डेंसिटी अलग भी होती तो भी हम यहां से कर पाते। वैसे इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि डेंसिटी सेम है, तो बच्चों अगर रो सेम है तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो गई r के। तो इसका क्या मतलब है कि वी ई प्लेनेट डिवाइडेड बाय वी एस्केप अर्थ
इज इक्वल टू आर प्लेनेट डिवाइडेड बाय आर अर्थ। भाई अगर प्रोपोर्शनल है तो रेशियो बराबर होगा। अब क्या बोला है, अर्थ की रेडियस का बच्चों डबल है, तो यानी कि अर्थ की रेडियस अगर आर है तो ये 2r हो गया, तो आंसर आ गया 2। और बच्चों आपको पता है बच्चों यहां पर कि जो अर्थ है उसके लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी लिखते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 11.2 इंटू 2 करोगे तो 22.4 आ जाएगा। तो बच्चों 22.4 थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को बच्चों बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इसके जैसे और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन आपको गिवन है बहुत ध्यान से सुनिएगा। इलास्टिसिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी भी बॉडी पर प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है, एक तो वो कॉन्सेप्ट है। दूसरा फ्लूइड का बच्चों एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट का फ्यूजन है ये क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पहले रीड करो। क्या बोला गया है कि एक रबर है और उस रबर का बच्चों बल्क मॉडुलस आपको गिवन है 9.8 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो आपको बल्क मॉडुलस गिवन है। पूछा गया बच्चों कितनी डेप्थ में उस रबर को ले जाएं, उस रबर बॉल को ले जाएं। एक लेक है, उस लेक में कितनी डेप्थ में ले जाएं जिससे कि उसका वॉल्यूम 0.1% से डिक्रीज कर जाए। तो क्या गिवन है बच्चों, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इंटू 100। बच्चों ये होता है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, और कह रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए, मतलब ये -0.1 के बराबर होगा। माइनस साइन बच्चों यहां पर क्या बता रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अब आगे जरा समझो बच्चों, यहां पर हमें बोला गया है जी की वैल्यू 9.8 ले लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है कितनी डेप्थ में ले जाए। तो एक चीज समझना जरा, पहले तो एक फॉर्मूला देखो बच्चों, अगर आप प्रेशर में चेंज लाते हो तो ये होता है बल्क मॉडुलस, और बच्चों यहां आता है माइनस डेल्टा वी बाई वी। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए पढ़ रखा होगा इलास्टिसिटी में, कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बी माइनस डेल्टा वी बाई वी लगा सकते हो ये। अब बच्चों एक चीज समझो, यहां पर जब आप एच डेप्थ पर जाओगे तो प्रेशर कितने से इंक्रीज होगा, रो जी एच। अगर आप एच डेप्थ पर जा रहे हो तो प्रेशर कितने से इंक्रीज होगा, रो जी एच। और बच्चों यहां पर क्या आ गया, बल्क मॉडुलस, और ये हो गया माइनस डेल्टा वी बाई वी। इन सब की वैल्यू पुट कर दो तो बच्चों यहां से एच आ जाएगा। एच क्या आएगा, देखो यहां पर ये आ जाएगा बी बाय रो जी, और ये हो गया माइनस डेल्टा वी बाय वी। चलो इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों बल्क मॉडुलस कितना गिवन है, 9.8 इंटू 10 पावर 8। ठीक है बच्चों, रो की वैल्यू कितनी है 10 पावर 3, जी की वैल्यू बच्चों 9.8। अच्छा अब क्या है, माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो बच्चों यहां पर देखो माइनस इधर ले आओ, डेल्टा वी बाई वी कितना आ जाएगा 0.1/100। तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो 10 पावर -3। भाई 0.1 हो गया 10 पावर -1, और ये हो गया बच्चों 10 पावर -2, तो 10 पावर -3। अब क्लियर कट दिखाई दे रहा है भाई 9.8, तो बच्चों ये कैंसिल हो गया। तो h यहां पर देखो कितना आ गया आपके पास, ये 10 पावर 3 से ये बच्चों यहां पर ऊपर ले जाओ 10 पावर -6, तो 100 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है 100 मीटर। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन यहां पर सही है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये समझ में आया। एक तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ले लिया, एक हमने प्रेशर चेंज का कॉन्सेप्ट ले लिया। तो इस तरह से मिक्सिंग हमने की है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो एक बार देख लीजिएगा, इस तरह के और क्वेश्चंस की भी बच्चों प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से प्रोसेस कर लीजिए कि समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है ये फ्लूइड मैकेनिक्स से ही क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं। बच्चों एक बात समझो, जब भी कोई बॉडी, ध्यान से सुनना, जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में इमर्स की जाती है, ठीक है, जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में इमर्स की जाती है तो वो लिक्विड डिस्प्लेस होता है, और जितना डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होता है उतना ही उस पर बाइंड फोर्स एक्सर्ट करता है वो लिक्विड। यानी जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी वो लिक्विड उस पर बाइंड फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो जो बाइंड फोर्स होगा वो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होगा। तो बच्चों अगर हम यहां पर देखें तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो mg होगा और अपर डायरेक्शन में बाइंड फोर्स होगा। अच्छा, बाइंड फोर्स बच्चों किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड
यानी कि मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू जी। और बच्चों मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड क्या होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, इंटू जी। और बच्चों डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम वही होगा जितना वॉल्यूम बॉडी का इमर्स्ड होगा। ये पढ़ा होगा आपने भाई, बॉडी का जितना वॉल्यूम इमर्स्ड होगा उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा वॉल्यूम में। तो इसको आप कह सकते हो लिक्विड की डेंसिटी इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू जी। ये ध्यान रखना है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, ध्यान देना, फ्लोट कर रही है, इसका मतलब जितना उस पर बॉयंट फोर्स है वो उसके mg को बैलेंस कर रहा है। और बच्चों mg को क्या लिख सकते हो? सॉलिड की डेंसिटी इंटू सॉलिड का वॉल्यूम इंटू जी। देखो जी से जी कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या मिला? लिक्विड की डेंसिटी इमर्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड की डेंसिटी टोटल वॉल्यूम। ये बच्चों फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या है? लिक्विड की डेंसिटी इंटू इमर्स्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉलिड की डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम। ठीक। और बच्चों यहां से अगर हम देखें तो जरा समझना, इमर्स्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? सॉलिड की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन इमर्स्ड है, सॉलिड के टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन इमर्स्ड है, ये है बच्चों इमर्स्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब चलिए जरा क्वेश्चन में चलते हैं, वहां से समझते हैं क्या गिवन है। देखो बच्चों कह रहे हैं जब हम बॉडी को वाटर में फ्लोट कराते हैं तो 40% वॉल्यूम बाहर है, वाटर के बाहर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब वाटर में हमने उसको इमर्स कराया, फ्लोट कराया, तो 40% बाहर था। सोचो अगर 40% वॉल्यूम बाहर था तो 60% इमर्स था। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि V इमर्स्ड बाय V 60% है। ठीक है, 60% है। और बच्चों यहां पर 60% मतलब 60/100। और ये क्या होगा? सॉलिड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी। बात समझ में आ रही है भाई? V इमर्स्ड अपॉन V क्या है? 60% मतलब 60/100। और ये किसके इक्वल है? सॉलिड की डेंसिटी अपॉन जिस लिक्विड, किस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है? वाटर में। आगे देखो, कह रहे बच्चों सेम बॉडी को जब हम ऑयल में फ्लोट करते हैं तो 60% बाहर है। अब बच्चों 60% बाहर है मतलब 40% इमर्स्ड है। तो जब ऑयल में इसको इमर्स करोगे तो V इमर्स्ड अपॉन V क्या आ जाएगा? 40%। और ये हो जाएगा बच्चों सॉलिड की डेंसिटी अपॉन ऑयल की डेंसिटी। बात समझ में आ गई? अब आपसे पूछा है बच्चों यहां पर ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? ध्यान से सुनो बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि ऑयल की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में कितना है वो। ठीक है, तो बहुत आसान है। क्या करोगे? देखो बच्चों इनको डिवाइड कर दो। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो जरा देखो यहां पर क्या आपको मिलेगा। जब इसको डिवाइड करो, रो एस से रो एस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा रो ऑयल डिवाइडेड बाय रो वाटर। भाई इधर डिवाइड किया रो ऑयल अपॉन रो वाटर, और यहां बच्चों डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6/4। ठीक है, या फिर 3/2 या फिर 1.5। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अगर आप आंसर देखो तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट पर भी आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, जिसमें हम इमर्स फ्रैक्शन निकालते हैं या फ्रैक्शन आउटसाइड द लिक्विड फाइंड करते हैं या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करते हैं या फिर बॉयंट फोर्स या फ्लोटिंग के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो थोड़ा इन पर भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बच्चों एक बार देख लो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या बोला गया बच्चों? एक आइडियल गैस है जो एक्सपैंड हो रही है, और जो एक्सपेंशन है इसका बच्चों यहां पर वो जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है वो है p² V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपसे बोला गया है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, या कुछ भी हो सकता है इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपको पूछा जा रहा है, जैसे यहां पर P और B में रिलेशन दिया और T पूछ रहा है, तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है। ध्यान से सुनिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। अब एक दो बातें मेरी सुनो। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर कंप्रेशन होता तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता। तो बच्चों एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम का इंक्रीज होना। अब मेरी बात सुनना, तो हमें वॉल्यूम के बारे में पता है और टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है,
मतलब हमें प्रेशर को एलिमिनेट करना है। वॉल्यूम के बारे में पता है, टेम्परेचर के बारे में पूछा है, मतलब प्रेशर को एलिमिनेट करना है। तो बच्चों एक काम करो, यहां से प्रेशर फाइंड करो, क्या आएगा nRT बाई वी, और इसको यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा nRT बाई वी का स्क्वायर, यानी प्रेशर का स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो समझ आ रहा है छोटी छोटी बातें। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो nr तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इससे तो कोई मतलब ही सॉरी, nr तो बच्चों वैसे भी कांस्टेंट है, ये उधर जाएगा कांस्टेंट ही रहेगा। तो जरा ध्यान दो, यहां पर क्या टी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, भाई यही तो है, टी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एनआर तो वैसे ही कांस्टेंट है। अच्छा v से v कैंसिल होगा, तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर बाय वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि बच्चों यहां पर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी या फिर टी प्रोपोर्शनल टू रूट वी। समझ आया, मतलब कि अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और बच्चों क्वेश्चन इसके आगे भी पूछ सकता है आपसे, मान लीजिए आपसे वो पूछे कि अगर हम वॉल्यूम को डबल कर दें तो टेम्परेचर कितने टाइम्स हो जाएगा, तो सोचो अगर वॉल्यूम को डबल करोगे तो टेम्परेचर √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस अप्रोच को बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपने क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व नहीं किए हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़ाइए, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अर्थ जिसका मास m, रेडियस r, एक टनल बनाई, एक सुरंग बनाई है हमने बच्चों यहां पर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पर ये अर्थ है, ठीक है ऐसे, और हमने बच्चों यहां पर क्या किया है, एक टनल यहां पर बनाई है, ठीक है इस तरह से, यहां पर बच्चों एक टनल हमने यहां पर इस तरह से बना दी है, सही है। और इसमें बोला गया है बच्चों, बिल्कुल नैरो टनल है, इसमें क्या बोला गया है, एक बॉडी है, उस बॉडी को हम एक एंड पर फ्री छोड़ देते हैं। मतलब मान लीजिए आपने बच्चों यहां पर एक बॉडी ली जिसका मास स्मॉल है, इसको फ्री छोड़ दिया, रेस्ट से छोड़ दिया। अब आपको पता है अर्थ अपने सेंटर की ओर हर चीज को खींचती है, तो अर्थ इसे भी अपने सेंटर की ओर खींचेगी। तो पूछा गया कि जब ये सेंटर की ओर जाना स्टार्ट होगा तो फोर्स लगते लगते खिंचते 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 जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जब ये सेंटर को क्रॉस करेगा तो कुछ वेलोसिटी होगी। बच्चों वही वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक दो चीजें मैं आपको इसमें बोलने को बोलूंगा, मतलब बोलने के लिए, मतलब करने के लिए बोलूंगा, तो आप थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस करिएगा उन चीजों पर। क्या है, सबसे पहले आप पोटेंशियल के फॉर्मूले देख लीजिएगा, वो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आता है, ग्रेविटेशन में भी काम आता है। और पोटेंशियल के कौन से फॉर्मूले, सॉलिड स्फीयर के अंदर, इलेक्ट्रो में भी बात कर रहे हैं, इसमें भी बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर की सरफेस और इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल के फॉर्मूले एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पोटेंशियल से हम पोटेंशियल एनर्जी रिलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से फिर आगे काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये सारी चीजें रिलेट होती है। अभी के लिए क्या ध्यान रखना है वो ध्यान से सुनो। देखो बच्चों आप जरा समझिएगा एक चीज, सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, ध्यान देना, पोटेंशियल सरफेस पर वो होता है -gm/R, जबकि सेंटर पर पोटेंशियल होता है -3/2 gm/R। ध्यान से सुनना, सरफेस पर पोटेंशियल -gm/R, सेंटर पर पोटेंशियल -3/2 gm/R। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर पोटेंशियल से क्या होगा, ध्यान से सुनो बच्चों, पोटेंशियल में अगर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, जब पार्टिकल यहां से आ जाएगा तो जरा आप सबसे पहले ये चेक करो, पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो जरा देखो, सेंटर का पोटेंशियल माइनस सरफेस का पोटेंशियल, तो बच्चों ये कितना हो गया, -3/2 gm/R, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, -gm/R, तो बच्चों ये कितना आ गया, gm/2R विद नेगेटिव साइन। भाई माइनस का 1.5 और प्लस का 1, तो -1/2 आ गया। तो बच्चों क्या समझ में आया कि जब पार्टिकल यहां से आ गया तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, और पोटेंशियल कितना डिक्रीज हुआ, -gm/2R। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो हम कहेंगे पार्टिकल का मास इंटू डिक्रीज इन पोटेंशियल, यानी कि -gm/2R। देखते रहना,
पोटेंशियल अगर डिक्रीज हुआ है तो मास से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट हुआ है वो मिल जाएगा। तो बच्चों इतना डिक्रीमेंट आ गया पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज हुई काइनेटिक उतना बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगा, इतना ही, जिसको आप हाफ mv स्क्वायर के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये माइनस जो लगा है अब इसको आप हटा सकते हो। क्यों? सुनो, माइनस साइन बच्चों यहां खुद बता रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, तो अगर मैं पूछ ही रहा हूं कि कितना डिक्रीज हुआ है तो सिर्फ आप वैल्यू बता दो। बात समझ में आ गई? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज हुई है, इतनी। ठीक, मतलब अगर आपसे चेंज पूछा जाए तो आप नेगेटिव साइन के साथ आंसर दो, और अगर आपसे पूछ रहा है डिक्रीज कितना हुआ है तो फिर जितना डिक्रीज हुआ है बस उतना बता दो। माइनस साइन क्या कर रहा है, केवल यही तो बता रहा है ना डिक्रीज हुआ है, बट डिक्रीज हुआ कितना है, इतना डिक्रीज हुआ है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है उसके बराबर कर दो। तो बच्चों यहां से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, v की वैल्यू कितनी, m से m कैंसिल कर दीजिए, v की वैल्यू आ गई √gm/r। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब ये सेंटर को क्रॉस करेगा तो ये कितनी स्पीड गेन कर चुका होगा, √gm/r की स्पीड गेन कर चुका होगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है या उतनी क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट लेवल पर, या क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी नहीं है, ठीक है, तो आप वो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, हम उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।